बाल हो सकते हैं? अरे जाहिर सी बात है आपका जवाब ना ही होगा। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप अपने बालों का खास ख्याल रखने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, उस रात मैं, सुधीर और आकांक्षा अपनी गाड़ी से विपुल के गांव जा रहे थे। दरअसल विपुल की शादी थी और हम तीनों दोस्त उसकी शादी में शामिल होने ही जा रहे थे। पर जब रात के 2:30 बजे हमारी गाड़ी मोनाक रोड पहुंची तो अचानक ही मेरी आंखों में तेज जलन होने लगी, जिसके चलते मैंने गाड़ी रोड के साइड में लगा दी। अभी मैंने गाड़ी रोकी ही थी कि इतने पर किसी ने गाड़ी के शीशे पर थपथपाते हुए आकांक्षा से कहा, अरे दीदी ज़रा सुनिए। चूंकि उस वक्त मैं अपनी आंखों में हो रहे जलन में उलझा हुआ था, इसलिए मैं देख नहीं पाया कि गाड़ी के बाहर कौन है। इसी बीच आकांक्षा जोर से चीखते बोली, अरे अरे देखो वो लड़की मेरे बाल काट कर ले गई। आकांक्षा के चीखते ही सुधीर गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पीछे भागा, पर वो लड़की अंधेरे का फायदा उठा के गायब हो गई। इसी घटना से आकांक्षा बुरी तरह से घबरा गई। उस वक्त सुधीर और मैंने किसी तरह आकांक्षा को शांत किया और जैसे मेरी आंखों की जलन ठीक हुई तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पर कुछ दूर जाते ही आकांक्षा रोते हुए बोली, अरे पंकज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर छोड़ दे। आकांक्षा के ये कहते ही सुधीर ने बोला, आकांक्षा तू फिजुल में ही डर रही है, वैसे भी वो लड़की तेरे बालों को काट कर ले गई है, तुझे लेकर नहीं गई, तो तू बेफिक्र रह, कुछ नहीं होगा तुझे। सुधीर के ये कहते ही आकांक्षा एकदम से भड़क गई और चीखते हुए बोली, तुम दोनों को तो मेरी बात समझ में नहीं आई, चुपचाप से गाड़ी मोड़ो और मुझे घर छोड़ दो बस। आकांक्षा के इस तरह से पेश आने से मैं भी थोड़ा घबरा गया और उसी वक्त गाड़ी वापस मोड़ ली। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी पसरी रही, किसी ने एक दूसरे से बात भी नहीं की और जैसे ही गाड़ी आकांक्षा के घर पहुंची तो वैसे ही वो गाड़ी से उतरी और बिना कुछ बोले ही अपने घर चली गई। आकांक्षा के जाने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे अपने घर पर चला गया। अब तक सुबह भी हो चुकी थी पर मेरी आंखें भारी हो चुकी थी, जिसके चलते हम सो गए। फिर जब आंख खुली तो मैंने सबसे पहले विपुल को कॉल किया, ये बताने के लिए कि हम उसकी शादी में नहीं आ पाएंगे। विपुल से बात करने के बाद मैंने आकांक्षा को कॉल किया पर उसने कॉल ही नहीं उठाया, जिसकी वजह से मैंने आकांक्षा के पिताजी को फ़ोन करने की सोची। पर इससे पहले मैं उन्हें कॉल करता कि इतने में ही सुधीर के पास उनका ही कॉल आ गया और जब सुधीर ने कॉल उठाया तो अंकल जी चिल्लाते बोले, अरे तुम लोगों ने आकांक्षा के साथ क्या किया? अंकल जी के सवाल करते ही सुधीर समझ ही नहीं पाया कि आखिर मामला क्या है। फिर जब सुधीर ने अंकल जी से पूछा, अरे अंकल जी बात क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने हमें फौरन ही सिटी हॉस्पिटल आने को बोला, जिसके बाद हम दोनों फौरन ही पहुँचे सिटी हॉस्पिटल। वहाँ पर पहुँचते हमें पता चला कि आकांक्षा आईसीयू में भर्ती है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। अंकल जी ने बताया कि रात को अचानक ही आकांक्षा के सर में तेज दर्द उठा और वो जोर से चीखने चिल्लाने लगी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते कि वो वहीं पर बेहोश हो गई, जिसके बाद वो आकांक्षा को यहाँ हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर के रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है पर आकांक्षा आंख नहीं खोल रही है, जिसके कारण उसे आईसीयू में रखा गया है। अब ये सब सुनने के बाद सुधीर और मैं गहरी चिंता में पड़ गए। अब हम दोनों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि मोनाक रोड पर जो आकांक्षा के साथ हुआ वो अंकल जी को बताएं कि नहीं, क्योंकि अभी हमें खुद को भी यकीन नहीं था कि आकांक्षा की इस हालत का कारण वो लड़की है जो उसके बाल काट कर भागी थी। इसलिए उस वक्त हमने अंकल जी को ये बात नहीं बताई। पर अगले कुछ दिनों में आकांक्षा की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब आकांक्षा नहीं बचेगी। डॉक्टर के ये कहते ही आकांक्षा के पिताजी बुरी तरह से टूट गए और वहीं मुझे और सुधीर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और फिर जब आकांक्षा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई और हड़कंप तब मच गई जब आकांक्षा की डेड बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो गई। बॉडी के गायब होते ही अंकल जी ने पुलिस को बुला लिया, पर पुलिस वालों की लाख जांच पड़ताल के बावजूद आकांक्षा की बॉडी का कोई पता ही नहीं चला, जिसके चलते अंकल जी डिप्रेशन में चले गए और फिर कुछ महीनों के बाद उनकी भी डेथ हो गई। अंकल जी के गुजर जाने के बाद मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल गया, पर सुधीर उस लड़की की तलाश में लग गया जो उस रात बाल काट के भागी थी। सुधीर ने वैसे तो आज तक मुझे अपनी खोजबीन के बारे में
कुछ भी नहीं बताया, पर मुझे यकीन है कि सुधीर को कुछ बड़ा हाथ लगा है। पर क्या, ये मालूम करना अभी बाकी है। पर क्या, ये मालूम करना अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि सन 1994 की है। दोस्तों, शाम के करीब 7 बजे का वक्त रहा होगा जब मैं अस्पताल से बाहर निकला था। मैं उस वक्त अपने एक दूर के रिश्तेदार को देखने गया था जो बीमार पड़ गए थे। अस्पताल की वो पुरानी इमारत जहां हवा में दवाइयों की तेज गंध फैली रहती थी, जो मुझे हमेशा से थोड़ा असहज कर देती थी। लेकिन उस दिन मेरी चिंता रिश्तेदार की हालत से ज़्यादा अपने घर वापसी की थी, क्योंकि उस वक्त सूरज ढल चुका था और आसमान पर काले बादलों का साया छा रहा था। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि आखिरी बस भी निकल चुकी है। वो सन 1994 का ज़माना था, जब गांव जैसे इलाकों में शाम ढलते ही सड़कें सूनी हो जाती थी और गाड़ियां बहुत ही कम होती और लोगों का पैदल चलना आम बात थी। पर मेरी किस्मत फूटी थी, तो मैंने सोचा कि घर तक का रास्ता पैदल ही तय कर लूं। मेरा घर वहां से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, करीब यहीं कोई 9 किलोमीटर था, लेकिन अंधेरे में वो दूरी बहुत ज़्यादा दूर लगती थी। गांव का वो कच्चा रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर जाता था, जहां दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी। हवा में ठंडक घुल रही थी और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने भी अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और अपने तेज कदमों से चलने लगा। मन में अस्पताल की यादें घूम रही थी, मेरे रिश्तेदारों का पीला चेहरा, डॉक्टरों की उदास नज़रें। लेकिन जल्दी घर पहुंचने की जल्दबाजी में मैंने उन बेचारों को झटक दिया। उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था, वहां सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ और हवा की ही सनसनाहट मौजूद थी। तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ चमक रहा था, जिसे देखते मैं एकदम से रुक गया और नीचे झुका। तो मैंने देखा कि एक 10 पैसे का पुराना सिक्का है। वो सिक्का बहुत गंदा था, लेकिन चांदी जैसी चमक उसके अंदर अभी भी बाकी थी, जिसे मैंने जल्दी से उठा लिया और अपने जेब में डालकर मैं आगे बढ़ गया। मैंने सोचा शायद किसी ने इसे गिरा दिया होगा, लेकिन थोड़ा आगे जाकर फिर से वहीं एक 5 पैसे का सिक्का और पड़ा हुआ था। पर इस बार मैं उसे देखते ही थोड़ा चौंक गया कि इतने पुराने सिक्के सन 1994 में तो ये चलन से बाहर हो चुके थे, लेकिन गांव में कभी कभी मिल जाते। पर मैंने उसे भी उठा लिया। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे सिक्के मिलते रहे, कभी 2 पैसे का तो कभी 1 पैसे का। वे जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे, मानो कोई मेरा रास्ता बना रहा हो। मैंने उन्हें गिनना शुरू किया, पहला, दूसरा और तीसरा। 10 तक पहुंचते पहुंचते मेरी जेब भारी हो गई। अंधेरा भी अब गहरा हो रहा था और पेड़ों की छाएं काफ़ी लंबी पड़ रही थी। मैंने महसूस किया कि हवा अब ठंडी नहीं है, बल्कि ठिठुरन वाली हो गई थी। तभी मुझे दूर से कोई आवाज़ आई, शायद कोई पक्षी या हवा का भ्रम था, लेकिन मुझे सिक्के मिलते रहे। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा खेलते हुए गिर गया होगा या कोई गरीब आदमी का खजाना चलते वक्त जेब से बाहर निकल गया होगा। लेकिन चलते वक्त मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी कि इतने सारे सिक्के अब मैं घर पर जाकर गिनूंगा। पर अब रास्ता जंगल जैसे इलाके से गुजर रहा था, जहां पुरानी कहानियां सुनी थी भूत और चुड़ैलों की। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ कहानियां हैं। और घर पहुंचते पहुंचते रात के अब 8 भी बज चुके थे। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। बस मैं उन सिक्कों को लेकर अंदर घुस गया और अपनी जेब से निकालकर उन्हें मैंने ओखरी में रख दिया। कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा सिक्के थे। वे बहुत ही पुराने लग रहे थे, कुछ पर धूल जमी थी तो कुछ पर अजीब निशान बने हुए थे। लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो मैं खाना पीना खाकर सो गया। लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आई। सपने में मैंने देखा कि वो सिक्के बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं और उनके बीच से कोई छाया निकल रही है। और फिर जब मैं सुबह उठा तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन शाम होते ही अजीब बातें शुरू हो गईं। मैं जब घर के आंगन में बैठा था कि अचानक ही कमरे से कोई आवाज़ आई, एक ऐसी फुसफुसाहट जो मेरी समझ से बाहर थी। पर मैं अंदर गया और अलमारी खोली तो सिक्के वैसे ही थे, लेकिन हवा में एक ठंडक थी,
मानो कोई सांसें ले रहा हो। पर जब रात गहरी हो गई तो मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर अजीब आकृतियां उभर रही हैं। ये वो छायाएं थीं जो जिंदा लग रही थी। उनकी लंबी उंगलियां, टेढ़े चेहरे और आंखें जो लाल चमक रही थी, जिन्हें देखते मैं पसीने से तर हो गया। तभी मुझे एक आवाज गूंजी, गहरी और डरावनी, मानो वो आवाज कब्र से आ रही हो। वो आवाज कुछ इस तरह की थी कि मेरे सिक्के वापस कर, नहीं तो मुझे बलि दे। जिसे सुनते ही मैं घबरा गया और मैं एकदम से पीछे हट गया। वो आकृतियां अब और भी करीब आ गईं। उनकी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ रही थी, पर उन्हें देखते मैंने अलमारी को बंद कर दिया। लेकिन वो आवाज मेरे मन में गूंजती रही। मैंने अभी अपने घर वालों को बताया, जिसे सुनते ही वो भी डर गए। लेकिन उस रात से ही हमारे साथ भयानक घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। दोस्तों, पहली रात जब मैं सो रहा था तब बिस्तर हिलने लगा, जिसे देखते मैं एकदम से उठा और मेरे कमरे में उस वक्त अंधेरा भी था, लेकिन सिक्कों की अलमारी से वो चमक आ रही थी। जिसे देखते मैंने वो दरवाजा खोला तो बाहर आंगन में छायाएं घूम रही थी, मानो वो नाच रही हों। जीरो। जिसे देखते मैंने वो दरवाजा खोला तो बाहर आंगन में छायाएं घूम रही थी, मानो वो नाच रही हों, और हवा में भी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, लेकिन सुबह तक मुझे नींद ही नहीं आई। फिर अगले दिन घर में अजीब चीजें होने लगी। दूध उबलकर नीचे गिर गया, दरवाजे खुद पे खुद बंद हो गए और रात में कुत्ते रोते रहते। मैंने सोचा कि शायद संयोग है ये सब, लेकिन मेरा मन जानता था कि ये सिक्के अभिशापित हैं। पर जब मैंने उन्हें दोबारा से छुआ तो मेरा हाथ जलने लगा, मानो उन सिक्कों में आग जल रही हो। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि दूसरी रात तो और भी ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि जब मैं लेटा था तब छत से कुछ टपकने की आवाज़ आई, और जब मैंने जाकर देखा तो खून जैसा कुछ लाल तरल पदार्थ था, लेकिन वो पानी था, ठंडा और चिपचिपा। वहाँ पर मुझे वो आकृतियाँ फिर से दिखने लगी, पर इस बार वो ज़्यादा साफ थी। एक औरत की जैसी छाया, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सड़ा हुआ था। वो मेरी तरफ घूर कर देख रही थी और उसकी आवाज़ फिर से गूंजी कि बलि दे या मेरे सिक्के लौटा, जिन्हें देखकर मैं घबरा कर भाग गया। लेकिन उस वक्त दरवाज़ा बंद था, तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गांव की सड़क पर वही सिक्के चमक रहे थे, मानो वो मुझे बुला रहे हों। मेरी आहट सुनकर घर वाले भी जाग गए और उनके भी कमरों से चीखें आने लगी, लेकिन हम सब अलग अलग फंस गए थे। पर सुबह हुई तो सब थक चुके थे, मानो वो काफ़ी दिनों से सोए ना हो। फिर तीसरे दिन मैंने फैसला किया कि उन सिक्कों की जांच शुरू करनी होगी। गांव के बुजुर्गों की कहानियां मुझे याद आईं। एक पुराना व्यापारी जो सिक्कों का खजाना छिपाकर मरा था और उसकी आत्मा अब उन्हें वापस मांगती है। लेकिन बिना संवाद के मैंने खुद से कहा कि ये सब बकवास है। लेकिन शाम को जब मैं सिक्के निकाल कर देख रहा था तो एक सिक्के पर खून का धब्बा लगा था, जिसे देखते मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन वो वापस से अलमारी में आ गया। पर जब रात हुई तो रात में डरावनी आकृतियाँ पूरे घर में फैल गई। वे फर्श पर रेंग रही थी, यहाँ तक कि वो दीवारों पर भी चढ़ रही थी। मैंने देखा कि मेरी माँ के कमरे में एक छाया खड़ी है, जिसे देखते मैं उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी कि मुझे बलि दो। मैंने भी उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उस माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर चौथी रात से डरावनापन बढ़ता गया। घर में अंधेरा स्थायी रूप से हो गया, लाइटें खुद पे खुद बुझ जाती। मैंने कैंडल भी जलाई तो उसकी भी लौ नीली हो गई और धुआं आकृतियों में बन गया। मैंने वो सिक्के इकट्ठे किए और बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो वापस आ जाते। वो छायाएं अब मुझे छू रही थी। ठंडी उंगलियां मेरी पीठ पर थी, जिसे देखते मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। मेरे घर वाले भी बीमार पड़ने लग गए, उनके चेहरे पर काले निशान उभर आए। फिर 5वीं रात मैंने एक सपना देखा, एक कब्रिस्तान जहाँ पर वो सिक्के दफन थे और एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंस रहा था। वो बोल रहा था कि ये सिक्के उसके हैं और बलि के बिना नहीं जाएंगे। पर जब मेरी आँख खुली तो मेरे बिस्तर पर वो सिक्के बिखरे पड़े थे। फिर छठी रात मेरा घर हिलने लगा, मानो कि भूकंप आ गया हो, और जब चारों तरफ नज़र घुमाई तो वो छायाएं अब इंसानी बन रही थी। लेकिन तभी मैंने एक सिक्का उठाया और बाहर की ओर फेंका तो वो मेरे हाथ से चिपक गया, जिस वजह से मैं बाहर की तरफ भागा। लेकिन मेरे घर का दरवाज़ा अब टूटा हुआ था। पर जब मैं सड़क पर दौड़ा जहाँ पर वो सिक्के मिले थे तो वहाँ पर एक गड्ढा था जिसमें से कुछ हाथ निकल रहे थे। लेकिन किसी तरह जब सुबह हुई तो सब कुछ शांत हो गया। पर वो अभिशाप
अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर 7वीं रात से ये घटनाएं और भी ज़्यादा भयानक हो गई। मैंने भी अपना घर छोड़ने की सोची, लेकिन दरवाजे बंद थे। छाया अब मेरे शरीर में घुस रही थी। दर्द और ठंडक मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने देखा कि मेरी त्वचा पर सिक्कों के निशान उभर रहे हैं। मेरे घर वाले गायब हो गए थे। शायद उन आकृतियों ने मेरे घर वालों को मुझसे छीन लिया था, जिस वजह से मैं अकेला हो गया और वो आवाज़ अब मेरे मन में थी। फिर 8वीं रात मैंने सिक्के जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जले। वो छायाएं ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। फिर 9वीं रात मैंने कब्रिस्तान जाने का फैसला किया, जहाँ मैंने सपने में देखा था। पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक कब्र खुली हुई थी और एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने वो सिक्के फेंके, लेकिन उस आदमी ने बोला कि बलि दे दे। मैंने खुद को बलि देने की सोची, लेकिन मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर 10वीं रात जब मैं घर लौटा तो सब कुछ उल्टा था। छत नीचे थी और फर्श ऊपर। वो आकृतियाँ मुझे खींच रही थी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब 11वीं रात आई तो मुझे लगा कि वो अभिशाप मेरे परिवार को ले गया है। मैं वहाँ पर अकेला था और पागल होता जा रहा था। फिर 12वीं रात वो सिक्के मेरे शरीर में धंस गए, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द में कराहने लगा। फिर 13वीं रात मैंने देखा कि वो छायाएं मेरा रूप ले रही हैं। फिर 14वीं रात मैं खुद से लड़ने लगा। फिर 15वीं रात वह अभिशाप पूरा हो गया, क्योंकि मैं अब एक छाया बन चुका था। और फिर 16वीं रात आई। अब मैं घर में नहीं, बल्कि उस जंगल में था जहाँ पर वो सिक्के मिले थे। हवा में एक सड़ान थी और पेड़ों की शाखाएं हाथों जैसी लग रही थी, जिसे देखते ही मैं दौड़ने लगा। लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस रहे थे, पर वो छाया मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने एक पेड़ के पीछे छिपने की भी कोशिश की, लेकिन एक शाखा ने मुझे पकड़ लिया, जिस वजह से मैं जोर से चीखा, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। फिर 17वीं रात मैं अस्पताल पहुंचा, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वहां पर मेरे रिश्तेदार का बिस्तर खाली था, लेकिन उसके ऊपर वो सिक्के पड़े थे। डॉक्टर की छाया मुझे देख रही थी और उसने कहा कि बलि चाहिए। लेकिन वो आवाज़ सुनते मैं वहाँ से भी भागा, पर अस्पताल के गलियारे बहुत बहुत दूर तक फैले हुए थे। लेकिन तभी मुझे एक ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी कि अगर मैंने बलि नहीं दी तो मैं ज़िंदगी भर ये सिक्के बखेरता रहूँगा। और वो घटना आज भी मेरे साथ जारी है, क्योंकि आज भी मैं उन सिक्कों को देर रात बखेरता हूँ और कोई ना कोई उस जाल में फंस ही जाता है, जो कि उसके लिए दुखदायी साबित होता है। पर वो छाया मेरे आसपास घूमती हैं, जिन्हें देख देख कर मैं परेशान होता हूँ। वो छाया मुझे रात को सोने नहीं देती और ना ही मुझे जीने देती हैं। मैं अभी एक अभिशाप जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन ये घटना अभी भी मेरे साथ ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।